हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जोशना मेडिकल एजुकेशन। आज का मेरा टॉपिक है वाइट ब्लड सेल्स और ल्यूकोसाइट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। वाइट ब्लड सेल्स WBCs और इनका दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट्स और इनको सोल्जर्स ऑफ द बॉडी भी बोला जाता है। सोल्जर्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये हमारी बॉडी को कोई भी फॉरेन पार्टिकल और इन्फेक्शियस एजेंट से प्रिवेंट करते हैं, उससे फाइट करते हैं और किल कर देते हैं और हमारी बॉडी को हेल्दी रखते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है सोल्जर्स ऑफ द बॉडी। देन ल्यूकोस, ल्यूकोस जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है वाइट। इट मीन्स ये कलरलेस है, इनका कोई भी कलर नहीं होता है इन सेल्स का। लार्जेस्ट ब्लड सेल्स बट अकाउंट फॉर ओनली अबाउट 1% ऑफ द ब्लड वॉल्यूम। जो वाइट ब्लड सेल्स है ये सारे सेल्स मतलब कि जो भी ब्लड में सेल्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि RBCs और प्लेटलेट्स में से सबसे बड़े वाइट ब्लड सेल्स ही होते हैं, लार्जेस्ट होते हैं और इनका जो वॉल्यूम है वो ब्लड में ये सिर्फ 1% प्रेजेंट होते हैं। बाकी के सबसे ज़्यादा RBCs प्रेजेंट होते हैं 99% और बाकी के जितने बचे हैं वो वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स होते हैं। ओनली 1% इनका अमाउंट है ब्लड में। दे कंटेन न्यूक्लियाई। इनमें न्यूक्लियस होता है जबकि RBCs और प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस नहीं होता। तो वाइट ब्लड सेल्स का जो मेन फीचर है कि ये इनमें न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियाई होता है। एंड सम हैव ग्रेन्यूल्स इन देयर साइटोप्लाज्म। और इनके जो साइटोप्लाज्म है इसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, सीड लाइक पार्टिकल्स, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से ये दो में डिवाइड होते हैं। जिनमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उनको बोलते हैं ग्रेन्यूलोसाइट्स और जिनमें नहीं होते उनको बोलते हैं ए ग्रेन्यूलोसाइट्स। अब इनका फंक्शन देखते हैं। फंक्शन क्या है? इन डिफेंस एंड इम्यूनिटी। ये डिफेंड करते हैं हमें फॉरेन पार्टिकल से या कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट से हमें डिफेंड करते हैं और इम्यूनिटी को बूस्ट अप करते हैं। मीन्स इम्यूनिटी में इनका फंक्शन है सेम एज डिफेंस। डिटेक्ट फॉरेन पार्टिकल्स एंड डिस्ट्रॉय इट। फॉरेन पार्टिकल को डिटेक्ट कर लेते हैं और उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। राइजिंग WBCs इन द ब्लड स्ट्रीम यूजली इंडिकेट अ फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम। अब अगर हमारी बॉडी में WBCs का नंबर राइज हो जाता है जैसे कि ल्यूकोसाइट्स का नंबर राइज हो जाता है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। ल्यूकोसाइटोसिस कब होता है? जब बॉडी में कोई भी फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जैसे कि इन्फेक्शन जिसमें बॉडी में कोई भी फॉरेन पार्टिकल एंटर हो जाता है जिसकी वजह से WBCs का नंबर राइज हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है और वो इन्फेक्शन के साथ फाइट करते हैं। और भी कई कंडीशंस हैं जैसे कि मैलिग्नेंसी, मतलब कैंसर, अगर ल्यूकोसाइट्स में कैंसर हो जाता है तो भी इनका नंबर राइज हो जाता है। देन इसका लाइफ स्पैन डिपेंड करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स पे, जैसे कि इसका लाइफ स्पैन हाफ डे से लेकर 15 डेज तक हो सकता है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ WBCs। मैंने पहले बताया कि इसमें ग्रेन्यूल्स होते हैं साइटोप्लाज्म में। बेस्ड अपॉन ग्रेन्यूल्स, तो जिसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हैं उसके अकॉर्डिंग दो में डिवाइड है। ग्रेन्यूल्स जिसमें प्रेजेंट है उनको बोलते हैं ग्रेन्यूलोसाइड्स और जिसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं है उनको बोलते हैं ए ग्रेन्यूलोसाइड्स। जो ग्रेन्यूलोसाइट्स हैं उनको पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर साइट्स भी बोलते हैं, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर सेल्स भी बोलते हैं क्योंकि पॉली मीन्स बहुत ज़्यादा, मॉर्फो मीन्स स्ट्रक्चर यानी मॉर्फोलॉजी एंड न्यूक्लियर मीन्स न्यूक्लियस। ग्रेन्यूलोसाइट्स वो सेल्स हैं जिनमें न्यूक्लियस जो है मल्टीलोब्ड होते हैं। ज़्यादा न्यूक्लियस जो है एक सिंगल न्यूक्लियस नहीं है पूरा, वो मल्टीलोब न्यूक्लियस है, इसलिए बोलते हैं पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर। ग्रेन्युलोसाइट्स और ए ग्रेन्युलोसाइट्स फर्दर डिवाइडेड हैं एंड बेस्ड अपॉन द डाइज दे टेक अप व्हेन स्टेन्ड इन द लैब दे आर फर्दर क्लासिफाइड एज। ये उन पर डिपेंड करता है कि ये किस तरह की डाई को स्टेन करते हैं। जैसे कि जो ग्रेन्युलोसाइट्स हैं वो 3 में डिवाइड है, न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल एंड बेसोफिल। अब जो न्यूट्रोफिल्स हैं ये पर्पल कलर के होते हैं क्योंकि ये दोनों डाइज को कैच करते हैं, दैट इज एसिनोफिलिक डाई भी और बेसोफिलिक डाई भी। मीन्स एसिडिक डाई को भी स्टेन कर लेते हैं और बेसिक डाई को भी, इसलिए इनका कलर है पर्पल। और एसिनोफिल्स का कलर है रेड। रेड इसलिए है क्योंकि ये जो एसिडिक डाई है उसको कैच करते हैं, उसको स्टेन करते हैं। एंड बेसोफिल्स जो बेसिक डाई है, अल्कलाइन डाई है, उसको स्टेन करते हैं, इसलिए इनका कलर है ब्लू। जो डाई ये स्टेन करते हैं उसके अकॉर्डिंग इनका कलर है और उसके अकॉर्डिंग ही ये डिवाइडेड है, न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल एंड बेसोफिल, उसके अकॉर्डिंग इनका नेम दिया हुआ है।
नेक्स्ट है ए ग्रेनुलोसाइट्स। ए ग्रेनुलोसाइट्स 2 में डिवाइडेड है, फर्स्ट इज मोनोसाइट और दूसरा है लिम्फोसाइट। अब इनको डिटेल में स्टडी करते हैं। उससे पहले स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ डब्ल्यूबीसीज। अब डब्ल्यूबीसीज कहाँ से आए हैं और कहाँ से बनते हैं? सो फर्स्ट है हीमोसाइटोब्लास्ट, जो कि हमारे बोन मैरो से ही डेवलप होते हैं। बोन मैरो में स्टेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं। सो बोन मैरो से इनकी डेवलपमेंट या फिर प्रोडक्शन होती है, फॉर्मेशन होती है। सो डब्ल्यूबीसीज की फॉर्मेशन को हम बोलते हैं ल्यूकोपोइसिस। सो हीमोसाइटोब्लास्ट या फिर इसका दूसरा नाम है स्टेम सेल्स, जो कि बोन मैरो में प्रेजेंट होते हैं। वहाँ से माइलोब्लास्ट, मायोब्लास्ट एक इमेच्योर फॉर्म है डब्ल्यूबीसीज की, और मायोब्लास्ट से माइलोसाइट्स में ये कन्वर्ट होते हैं। सो माइलोसाइट्स जो है वो है मेच्योर फॉर्म। सो माइलोब्लास्ट से प्रोग्रेनुलोसाइट, देन बेसोफिल्स, एसिनोफिल और न्यूट्रोफिल्स फॉर्म हुए। एंड यहाँ पर मायोब्लास्ट से लिम्फोब्लास्ट, मोनोब्लास्ट, लिम्फोब्लास्ट लिम्फोसाइट में और मोनोब्लास्ट मोनोसाइट में। सो माइलोब्लास्ट जो कि इमेच्योर फॉर्म है वहाँ से फॉर्म होते हैं, और इनका जो मैच्योर्ड फॉर्म है वो है माइलोसाइट्स। नेक्स्ट है, अब हम ग्रेन्युलोसाइट्स के फर्दर टाइप डिटेल में स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट टाइप था जो न्यूट्रोफिल्स। अब न्यूट्रोफिल्स क्या होते हैं? न्यूट्रोफिल्स का दूसरा नाम है पॉलीमॉर्फ्स। पॉलीमॉर्फ्स इसलिए कहते हैं क्योंकि जो इनका न्यूक्लियस है ये मल्टीलोब्ड होता है। सो इनका जो न्यूक्लियस है 2 से 6 तक लोब्स हो सकते हैं इसमें, तो इसलिए इसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फ्स। एंड इसका जो अमाउंट होता है ब्लड में, वॉल्यूम है, वो है 40 to 75%। अगर 40% से कम होते हैं न्यूट्रोफिल्स तो उसको बोलते हैं न्यूट्रोपीनिया, डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रोफिल्स। और अगर 75 से ऊपर होते हैं तो उसको बोलते हैं न्यूट्रोफीलिया। अब हम पढ़ते हैं, इट्स न्यूक्लियस इज मल्टीलोब्ड। मल्टीलोब न्यूक्लियस है, हाईली मोबाइल, ये बहुत ज़्यादा मोबाइल होते हैं, जल्दी से मूव करते हैं, स्क्वीज थ्रू कैपिलरी वॉल इन द अफेक्टेड एरिया बाय डायबिटीसिस। सो ये जहाँ पर भी इन्फेक्शियस पार्टिकल आ गया बॉडी में, वहाँ पर ये कैपिलरी वॉल, मतलब जो कैपिलरीज हैं उसके थ्रू स्क्वीज होकर सिकुड़ कर वहाँ टिश्यूज तक ये पहुँच जाते हैं। जहाँ भी अफेक्टेड एरिया, जहाँ भी पहले एंटर हुआ इन्फेक्शन, सबसे पहले एंटर हुआ, वहाँ पर ये पहुँच जाते हैं स्क्वीज होकर। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डायबिटीसिस। सो डायबिटीसिस के थ्रू सबसे पहले ये फर्स्ट रिस्पॉन्स करते हैं जहाँ पर भी इन्फेक्शन प्रेजेंट होता है। टूवर्ड द साइट ऑफ इन्फेक्शन बाय कीमोटैक्सिस। सो अब जो इंजर्ड वॉल है, जहाँ पर भी अफेक्टेड एरिया है, जहाँ पर भी इन्फेक्शन सबसे पहले आया, तो वो जो इन्फेक्शियस एरिया है वो एक केमिकल रिलीज करता है जिसको बोलते हैं कीमोटैक्सिस। सो उस केमिकल से क्या होता है, कीमोटैक्सिस की वजह से न्यूट्रोफिल्स वहाँ पर अट्रैक्ट होते हैं। अट्रैक्ट होने की वजह से वहाँ पर बहुत सारे न्यूट्रोफिल्स आ जाते हैं। Small scavengers protect the body against bacterial invasion such as acute inflammation as first responders. So ये बहुत ही small scavengers हैं, small हैं ये size में, और ये body को protect करते हैं against bacterial invasion, जैसे कि एक्यूट इन्फ्लामेशन। सबसे पहले एक्यूट इन्फ्लामेशन मतलब अभी रिसेंटली, ज़्यादा लॉन्ग टर्म इन्फ्लामेशन नहीं है। इन्फ्लामेशन मैं बता दूं आपको क्या होता है, जब भी कोई इन्फेक्शियस पार्टिकल बॉडी में एंटर करता है तो बॉडी उसके लिए क्या रिस्पॉन्स करती है, जैसे कि रेडनेस एक रिस्पॉन्स है बॉडी का इन्फेक्शन के लिए। सो उसको बोलते हैं इन्फ्लामेशन। तो एक्यूट इन्फ्लामेशन में ये नज़र आते हैं एज फर्स्ट रिस्पॉन्डर, क्योंकि ये सबसे पहले रिस्पॉन्ड करते हैं इन्फेक्शन को। Attract in large number to any area of infection by chemical called chemotoxins released by damaged cells. Their granules are lysosomes containing enzymes to digest engulfed material by phagocytosis. अब ये जो न्यूट्रोफिल्स हैं ये फैगोसाइटोसिस दिखाते हैं। फैगोसाइटोसिस का क्या मतलब है कि कोई भी अगर बैक्टीरिया फॉर एग्जांपल एंटर हुआ है बॉडी में, तो ये उस बैक्टीरिया को एंगल्फ कर लेंगे, खा जाएंगे, और उसके बाद उसको डाइजेस्ट कर लेंगे। सो इनमें कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जिसको लाइसोसोम एंजाइम्स बोलते हैं। ये एंजाइम्स बैक्टीरिया को डाइजेस्ट कर लेते हैं, जिसको बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। इनका लाइफ स्पेन 6 to 9 आवर्स का होता है। और मेनली क्या होता है, न्यूट्रोफिल्स जब इन्फेक्शियस साइट पर पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर पस रिलीज होती है। पस में क्या क्या प्रेजेंट होता है, जो भी किल्ड
माइक्रोब्स हैं जो भी एंटर हुए थे वो किल हो गए, वो होते हैं उसमें डेड टिश्यू सेल्स, जो टिश्यूज कुछ डेड हो गए माइक्रोब्स की वजह से वो होते हैं, और कुछ न्यूट्रोफिल्स फाइटिंग में मर भी जाते हैं, उनको बोलते हैं। सो इन सब का मिक्सचर जो है पस कहलाता है। सो ये एक लिक्विडी सब्सटेंस होता है जिनमें ये सब सेल्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है एसिनोफिल्स। सो एसिनोफिल्स बॉडी में 1 to 6% प्रेजेंट होते हैं। सो ओनली इतना स्मॉल अमाउंट ही इसका प्रेजेंट होता है। एंड ये पहले ही बताया मैंने, रेड कलर की डाई को स्टेन करते हैं, इसलिए ये एसिनोफिल्स इनको बोलते हैं, एसिडिक डाई को स्टेन करते हैं। लेस एक्टिव देन न्यूट्रोफिल्स बट कैपेबल ऑफ फैगोसाइटोसिस। ये लेस एक्टिव होते हैं न्यूट्रोफिल से, इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं होते, बट ये भी कुछ हद तक फैगोसाइटोसिस कर सकते हैं। स्पेशल रोल इन द एलिमिनेशन ऑफ पैरासाइट्स सच एज वॉर्म्स एंड एलर्जिक रिएक्शन। सो ये दो चीज़ों में दिखाई देते हैं सिनोफिल्स। फर्स्ट है एलिमिनेशन ऑफ पैरासाइट। कोई भी इनकेस पैरासाइट एंटर हो जाता है बॉडी में, पैरासाइट्स होते हैं जैसे कि मलेरियल पैरासाइट्स हो गए, या फिर कोई भी वॉर्म हो गया, मीन्स कीड़े हो गए जैसे कि हेलमिंथिस, तो उसको ये एलिमिनेट करते हैं, मारते हैं उनको। उनको कैसे निकालते हैं, ये कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं सिनोफिल्स। वो जो केमिकल्स हैं वो उनको टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं वो मेनली, और वो वॉर्म्स को किल कर देते हैं। सेकेंड, ये एलर्जिक रिएक्शन कोज करते हैं। सो एलर्जिक रिएक्शन ये कोज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इनके पास कोई भी अगर एलर्जिक रिएक्शन हो गई बॉडी में, सो लाइक एस्थमा हो गया, सो एस्थमा में भी एलर्जिक रिएक्शन है एक, तो एसिनोफिल सबसे पहले वहाँ पर पहुँच जाते हैं। सो ये इनके दो रोल्स हैं। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे बेसोफिल्स के बारे में। बेसोफिल्स जो हैं ये बेसिक डाइज को स्टेन करते हैं, बेसिक या अल्कलाइन डाइज को स्टेन करते हैं, सो इसलिए इनका कलर जो है ब्लू होता है, दैट इज मिथाइलिन ब्लू डाई को ये स्टेन करते हैं। इनका जो अमाउंट है ब्लड में वो 0 to 2% होता है, एंड अगर इसका नंबर ज़्यादा राइज हो जाए ब्लड में 2% से ज़्यादा, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं बेसोफीलिया। सो जो बेसोफीलिया मीन्स राइज इन नंबर इज सीन इन एलर्जी और एक्यूट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। सो जो एलर्जी में भी देखा जाता है, जब हमारी बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है तब भी बेसोफीलिया का नंबर राइज होता है, और एक्यूट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, जो एक्यूट मीन्स रिसेंट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हैं या फिर एलर्जिक रिएक्शंस हैं, उनमें भी बेसोफिल्स का नंबर ज़्यादा होता है, दैट इज बेसोफीलिया देखने को मिलता है। सो बेसोफिल्स आर रिलीज बाय एन एलर्जन स्टिमुलस एंड एंटीजन दैट कॉज एलर्जी। सो हमारी बॉडी में जब भी कोई एलर्जन एंटर हो जाता है, सो एलर्जन क्या होता है, जो कि एलर्जी को स्टिमुलेट करता है, हमारी बॉडी में एलर्जी करता है। सो इसलिए हमने इसको बोला है स्टिमुलस, क्योंकि ये बेसोफिल्स को स्टिमुलेट करता है कि अफेक्टेड एरिया में आप आ जाओ। सो बेसोफिल्स वहाँ पर पहुँच कर इन्फ्लामेशन कॉज करते हैं, मीन्स वहाँ पर जो ब्लड फ्लो है वो इंक्रीज हो जाता है, वहाँ पर बेसोफिल्स एलर्जन को किल करते हैं। प्रोड्यूसेस हेपरिन एंड हिस्टामिन। सो दो सब्सटेंसेस ये प्रोड्यूस करता है। फर्स्ट इज हेपरिन। हेपरिन एक एंटीकोगुलेंट है। वैसे हमारी बॉडी में जो प्लेटलेट्स है वो क्लॉटिंग करते हैं, इन्फ्लामेटरी एजेंट है जो हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन कॉज करता है। सो जब भी कोई एलर्जी हमारी बॉडी में हुई, सो हिस्टामिन रिलीज होते हैं। सो हिस्टामिन बेसिकली मास्ट सेल से रिलीज होते हैं या बेसोफिल से रिलीज होते हैं। सो हिस्टामिन रिलीज होकर वहाँ पर इन्फ्लामेटरी रिएक्शन कॉज करती हैं, जिससे ब्लड फ्लो उस एरिया का इंक्रीज हो जाता है और बेसोफिल्स उस साइड तक पहुँच जाते हैं। ऑल्सो इसका इंपॉर्टेंट रोल है हीलिंग प्रोसेस में, हीलिंग भी बेसोफिल्स करता है। सो मास्ट सेल्स क्या होते हैं, नेक्स्ट पढ़ेंगे। मास्ट सेल्स बेसोफिल्स जैसे ही होते हैं, रिजेंबल करते हैं बेसोफिल्स को। फाउंड अलोंग द ब्लड वेसल, डू नॉट एंटर द ब्लड स्ट्रीम। इनका फंक्शन भी बेसोफिल्स जैसा ही होता है, लेकिन ये ब्लड वेसल्स के साइड्स में प्रेजेंट होते हैं, ये ब्लड वेसल के अंदर या ब्लड में एंटर नहीं होते। सो ये था बेसोफिल्स के बारे में। अब हम पढ़ेंगे ए ग्रैन्युलोसाइट्स। ए ग्रैन्युलोसाइट्स का फर्स्ट जो टाइप है वो है मोनोसाइट्स। सो मोनोसाइट्स 2 to 10% के नंबर में प्रेजेंट होते हैं। सो इनका जो अमाउंट है वो ब्लड में वो 2 to 10% है। सो 10% से ज़्यादा अगर इनका जो अमाउंट है वो चला जाता है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं मोनोसाइटोसिस। सो जो मोनोसाइट है इसका जो न्यूक्लियस होता है ये एक हॉर्स शू शेप्ड न्यूक्लियस होता है, एंड
ये लार्जेस्ट वाइट ब्लड सेल्स है। सो सारे ब्लड सेल्स में जो मोनोसाइट्स हैं वो सबसे लार्ज हैं, एक्टिवली मोटाइल और फैगोसाइटिक होते हैं ये। जैसे हमने बोला न्यूट्रोफिल्स भी फैगोसिटिक होते हैं, फैगोसाइटोसिस करते हैं। सेम मोनोसाइट्स भी फैगोसिटिक सेल्स हैं। Some migrate into the tissues where they develop into macrophages and clean up dead cells by phagocytosis. So वैसे तो मोनोसाइट्स ब्लड स्ट्रीम में रहते हैं, बट मोस्ट ऑफ द देम, कुछ मोनोसाइट्स जो हैं बहुत सारे, वो कहाँ चले जाते हैं? टिश्यूज़ जहाँ पर वो मैक्रोफेजेस में डेवलप हो जाते हैं। सो मैक्रोफेजेस क्या है? मैक्रोफेजेस भी एक तरह के फैगोसिटिक सेल्स हैं, और जो क्या काम करते हैं? एंगल्फ कर लेते हैं बैक्टीरिया को और डेड सेल्स को क्लीन कर देते हैं वहाँ से। सो जो भी, अगर कहीं पर भी कोई फाइट हुई है WBCs और एंटीजन के बीच में, वहाँ पर जो भी डेड सेल्स और डेब्रीज प्रेजेंट हैं, वहाँ पर चाहे डेड सेल कोई टिश्यू सेल हो या डेड टिश्यू हो या डेड बैक्टीरिया हो, वायरस हो, वो उनको खा जाते हैं और वहाँ के एरिया को क्लीन कर देते हैं। सो राइज इन नंबर सीन इन क्रॉनिक इन्फेक्शंस। अब इनका जो नंबर है, मीन्स जो राइज तब होगा, मोनोसाइटोसिस जो कंडीशन है वो तब होगी जब कोई भी क्रॉनिक इन्फेक्शन होगा। फॉर एग्जांपल TB एक क्रॉनिक, ट्यूबरकुलोसिस एक क्रॉनिक इन्फेक्शन है, उन केस में हमें मोनोसाइटोसिस देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे मोनोसाइट मैक्रोफेज सिस्टम। अब मोनोसाइट मैक्रोफेज सिस्टम का दूसरा नाम है रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम। ये क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ मोनोसाइट एंड मैक्रोफेजेस। इसमें क्या होता है? नेटवर्क होता है हमारी बॉडी में प्रेजेंट मोनोसाइट और मैक्रोफेजेस का, जो क्या है? एक बिग ईटर्स हैं, एक्टिवली फैगोसाइटिक हमने पढ़ लिया पहले से। एक्टिवली फैगोसाइटोसिस होते हैं ये, और बिग ईटर्स मतलब बड़े होते हैं साइज में, और जो भी डेब्रीज हैं उनको खा जाते हैं। Some macrophages are mobile whereas other are fixed, providing effective defense at key body locations. So कुछ macrophages क्या होते हैं? मोबाइल होते हैं, जो मूव करते रहते हैं, लेकिन कुछ हमारे बॉडी में लोकेशंस हैं जहाँ पर ये वहीं पर रहते हैं, फिक्स पोजीशन पर रहते हैं। सो ये डायग्राम में मैंने वो लोकेशंस दिए हुए हैं, ये आप पढ़ सकते हैं। Central role in non-specific and specific body defense and factors important in inflammation and repair. So ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जो इम्यून सिस्टम है उसको बनाते हैं, बॉडी को डिफेंड करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, वेदर इट इज स्पेसिफिक या नॉन स्पेसिफिक। एंड हमारे इन्फ्लामेशन और रिपेयर में भी इंपॉर्टेंट है। रिपेयर में कैसे हमने पहले पढ़ा, एक तो हीलिंग प्रोसेस करते हैं, सेकेंड थिंग जो भी डेब्रिस है उसको क्लीन कर देते हैं, डेड सेल्स को, और इन्फ्लामेशन भी कॉज करते हैं। सो दिस वॉज अबाउट मोनोसाइट मैक्रोफेज सिस्टम। अब हम पढ़ेंगे लिम्फोसाइट्स के बारे में। सो लिम्फोसाइट्स 15 to 40% हमारी बॉडी में जो ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, ये 15 to 40% इनका नंबर होता है। सो 40% से राइज हो गए, सो इसका जो कंडीशन है वो बनेगा लिम्फोसाइटोसिस। अब ये लिम्फोसाइट्स कैसे दिखते हैं? इनका जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत बड़ा होता है और साइटोप्लाज्म बहुत कम होता है साइड में। स्मॉलर देन मोनोसाइट्स, सबसे बड़े मोनोसाइट्स ही हैं, बट इनका जो न्यूक्लियस है ये लार्जर होता है मोनोसाइट से। Some circulate in the blood but most are found in the tissues, lymphatic tissues such as lymph nodes and spleen. कुछ तो ये ब्लड में सर्कुलेट करते हैं लिम्फोसाइट्स, और कुछ लिम्फेटिक टिश्यूज जो कि हमारे लिम्फ नोड्स में प्रेजेंट है या स्प्लीन में प्रेजेंट है, वहाँ पर जाकर इकट्ठे हो जाते हैं, वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। राइज इन नंबर जो कि लिम्फोसाइटोसिस है सीन इन वायरल इन्फेक्शन एंड क्रॉनिक इन्फेक्शन। कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो या क्रॉनिक इन्फेक्शन हो उसमें देखने को मिलता है। सो लिम्फोसाइट्स के फर्दर 2 टाइप्स है, टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स। सबसे पहले टी सेल्स को स्टडी करते हैं। सो टी सेल्स, टी से बना है थाइमस ग्लैंड इज फॉर टी सेल्स, टी फॉर थाइमस ग्लैंड, प्रोड्यूस इन बोन मैरो एंड सम लिम्फेटिक टिश्यूज बट मेच्योर इन थाइमस ग्लैंड। सो मैंने पहले बताया कि सारे जो है बोन मैरो से बनते हैं, लेकिन टी सेल्स मेच्योर कहाँ पर होते हैं? थाइमस ग्लैंड में। टी सेल प्रोवाइड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, और जो टी सेल्स हैं हमें सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। सो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी मीन्स ये एक स्पेसिफिक सेल सिक्रीट करते हैं, जो कि स्पेसिफिक सेल्स हैं ये, जो कि हमारे एंटीजन के साथ फाइट करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। सो ये फर्दर 4 टाइप्स के होते हैं, सप्रेसर टी सेल, हेल्पर, मेमोरी एंड साइटोटॉक्सिक टी सेल। सो सबसे पहले बढ़ते हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। ये क्या करते हैं? बाइंड टू एंटीजन एंड डिस्ट्रॉयड, एंटीजन के साथ बाइंड हो जाते हैं और उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। देन हेल्पर क्या होते हैं? हेल्पर टी सेल रिलीज साइटोकाइंस टू सपोर्ट साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स। जो हेल्पर सेल है, नाम से ही पता लग रहा है, ये टी लिम्फोसाइट को सपोर्ट करते हैं।
देन आता है मेमोरी टी सेल्स। मेमोरी टी सेल्स क्या होते हैं, लॉन्ग लिव्ड होते हैं एंड प्रोवाइड इम्यूनिटी टू द एंटीजन। सो मेमोरी टी सेल क्या होता है, नाम से पता लग रहा है मेमोरी मीन्स अपनी ये मेमोरी में फीड कर लेते हैं कि ये वाला एंटीजन हमारी बॉडी में आया था, और दोबारा से जब वो एंटीजन आता है तो उसके लिए पहले से ही हमारे बॉडी में डिफेंस तैयार रहता है। सप्रेसर टी सेल्स क्या होते हैं, टर्न ऑफ द इम्यून रिस्पॉन्स वंस द थ्रेट हैज़ बिन डेल्ट। तो एक बार जब वो जो एंटीजन है वो किल हो गया तो ये जो इम्यून रिस्पॉन्स है ये सप्रेस कर देता है, सप्रेसर टी सेल मतलब रोक देता है इस इम्यून रिस्पॉन्स को। हेल्पर, सो चारों टाइप की ये सेल्स हैं, साइटोटॉक्सिक, सप्रेसर, हेल्पर एंड मेमोरी टी सेल्स। अब हम पढ़ेंगे बी सेल्स। सो बी सेल्स क्या होते हैं, बी फॉर बोन मैरो। सो इसलिए ये प्रोड्यूस और मैच्योर कहाँ पर होते हैं, बोन मैरो में ही। अब ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं बी सेल, जिनको इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी बोला जाता है, एंड डिस्ट्रॉय एन एंटीजन। सो एंटीबॉडीज एंटीजन के अगेंस्ट प्रोड्यूस होती हैं। हमारी बॉडी में वेरियस एंटीबॉडीज हैं, IgM, IgG, IgE। सो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं। सो ये एंटीजन्स के साथ बाइंड होती है, प्रोवाइड एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी। सो अब हमने एट द एंड में आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ कि WBCs के हमने दो टाइप पढ़े थे, ग्रैनुलोसाइट्स एंड ए ग्रैनुलोसाइट्स। और ग्रैनुलोसाइट्स में भी हमने क्या पढ़ा था, न्यूट्रोफिल्स। सो न्यूट्रोफिल्स हमारी बॉडी में 40 to 75% प्रेजेंट होती हैं, और इनमें जो न्यूक्लियस है वो मल्टीलोब्ड होता है, ठीक है। और न्यूट्रोफिल्स का नंबर जब राइज हो जाता है उस कंडीशन को बोलते हैं न्यूट्रोफिलिया, और न्यूट्रोफिल्स का नंबर जब डिक्रीज हो जाता है उस कंडीशन को बोलते हैं न्यूट्रोपीनिया। और न्यूट्रोफिल्स जब राइज होते हैं तो वो किस कंडीशन में होते हैं, जैसे एक्यूट इन्फ्लामेशन, रिसेंट इन्फेक्शन हुआ है तो सबसे पहले रिस्पॉन्स करती हैं, या फिर पायोजेनिक इन्फेक्शन जो पस प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें ये दिखाई देता है। सेकेंड हमने पढ़ा एसिनोफीलिया, जो कि एसिडिक डाई को कैच करता है। ये बॉडी में 1 to 6% प्रेजेंट होता है। ये कब हमें इनका जो नंबर है वो राइज कब होता है, एसिनोफीलिया कब होता है, जैसे पैरासिटिक इन्फेक्शन हो या फिर एलर्जिक रिएक्शन हो। थर्ड हमने पढ़ा था बेसोफिल्स। बेसोफिल्स जो है बेसिक डाइज को स्टेन करते हैं। इनका जो अमाउंट है बॉडी में वो ब्लड में 0 to 2% होता है। इनका नंबर तब राइज होता है जब एलर्जिक रिएक्शन या हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था ए ग्रेनुलोसाइट्स के दो टाइप, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। मोनोसाइट का जो न्यूक्लियस होता है ये हॉर्सशू टाइप का होता है, किडनी शेप का न्यूक्लियस होता है इसका। ये सबसे बिग लार्ज WBCs है। इनका जो अमाउंट है 2 to 10% होता है। एंड मोनोसाइटोसिस की कंडीशन तब होती है जब क्रॉनिक इन्फेक्शन हो। नेक्स्ट हमने पढ़ा था लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट जो है 15 to 40% अमाउंट में है ब्लड में, और लिम्फोसाइटोसिस तब होता है जब कोई वायरल इन्फेक्शन हो या क्रॉनिक इन्फेक्शन हो, और इनका जो न्यूक्लियस है वेरी लार्ज होता है। सो आई होप ये वीडियो आपको समझ आई हो, एंड अगर ये वीडियो समझ आई सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़